जी, इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों को बेहद खूब जानता है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, खून का अतिया एक ऐसा अतिया है कि देखने में बज़ाहिर खून के कुछ कतरे हैं, मगर उनसे वाबस्ता कुछ सांसें, कुछ ख़ानदान, कुछ फूल जैसे बच्चे और उनसे मुंसलिक वो रिश्तेदार जो उनको देखकर खुश होते हैं सुबह और शाम। मैं बात कर रहा हूँ तैलेसीमिया के बच्चों की, जिनको हर 15-20 दिन या महीने बाद खून का अतिया लगता है, और ये वाहिद अतिया है जिसके ज़रिए उनके 15-20 दिन के बाद अगले 20-15 दिन बाद उनके सांसें चलती हैं और वो ज़िंदा रहते हैं, और उसी सांसों की बदौलत वो अपने घर का चश्मो चराग होते हैं। तो इसी हवाले से अलवसीला वेलफेयर इसमें पेश है, मगर बाकायदा एक अवेयरनेस सेशन। मैं मशकूर हूँ मैडम नबीला का कि उन्होंने एक सेशन हमारे इस अलवसीला वेलफेयर के ताउन से रखा आपके भेरिया कॉलेज एंड फाउंडेशन स्कूल कॉलेज एंड फाउंडेशन में। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। मैं पढ़ता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पे आई, उड़ने चुगने में दिन गुजारा, पहुँचूं किस तरह आशियाने तक, हर चीज़ पे छा गया अंधेरा। सुनकर बुलबुल की आवाज़ारी जुगनों कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचा मैं ज़रा सा, क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दी है मुझको मशल, चमका के मुझे दिया बनाया, हैं लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। आखिरी शेर ने जैसे समंदर को कूजे में बंद कर दिया हो। जुगनू की एक छोटी सी मिसाल, एक छोटी सी रोशनी, अगरचा इन दिनों में या सर्दियों के दिनों में ज़्यादा होते हैं, अक्सर हमारे पाँव तले आ जाते हैं, मगर उसकी अहमियत वाज़ेह कर दी कि हल्की सी ज़रा सी रोशनी, ज़रा सी उम्मीद, ज़रा सी किरण वो किसी की ज़िंदगी के बचाने का बाइस बन सकती है। तो कतरे का हवाला मैंने इसलिए दिया कि वो जो कतरा है वो ज़िंदगी सांसों की बहाली का बाइस है। तो अलवसीला वेलफेयर गुज़श्ता 5-6 सालों से ख़ासकर तैलेसीमिया के बच्चों के लिए कोशां है, मगर अलवसीला सिर्फ खून के अतियात के लिए काम नहीं करती, बेबस घरानों के लिए राशन के मामलात या किसी को कोई ज़रूरत हो, फिनंशियली प्रॉब्लम्स हो, जिस तरह नफ्सी का आलम है, और आप जानते भी हैं कि हमारे यहाँ बिल इतने आ जाते हैं कि उनके जमा करने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं। गुज़श्ता शाम मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था, सिंध के एक इलाके में मैडम एक बाप ने अपने बच्ची की बालियाँ बेची। उसने किस ख्वाहिश से वो उसकी बालियाँ बनाई होंगी, उसकी माँ ने क्या क्या चुन चुन करके, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। बिजली आया उसको काटने के लिए, तो कुछ और न था, उसने वो धार के उनको कहा जी ये मैं बेचने जा रहा हूँ, तो काइंडली आप मेरा बिजली का मीटर ना काटें, अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम करें। हालात ऐसे हैं। तो बगैर किसी दिक्कत के मैं हमारे पास बेसिकली जो हमारा एक सेशन है वो अवेयरनेस सेशन है तैलेसीमिया, यानी बच्चों के तैलेसीमिया के बच्चों के लिए जो खून के एहतियात इकट्ठे किए जाते हैं उसकी अहमियत भी बात करेंगे। जो टीचिंग से मुंसलिक हैं उनमें ज़्यादातर अभी गुफ्तगू हो रही थी कि मसले मसाइल होते हैं तखावट के या मेडिकल के और सारे मसले होते हैं। तो हमारे पास इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद है जो आपको गाइड करेंगे फिजियोथेरापिस्ट के हवाले से कि आप उठने बैठने चलने फिरने में, लेकिन टीचिंग का काम ऐसा है कि इसमें वाकई तकावट होती है और मामलात होते हैं। इसमें मैडम से गुजारिशात लेंगे, लेकिन मैं जो यहाँ अलवसीला वेलफेयर के रूही रवा हैं, बानी हैं, उन्होंने एक स्टेप लिया, आगाज़ किया, और आज अलवसीला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे तकरीबन 3-3.5 हज़ार डोनर हैं हमारे पास। और फिर इन दिनों में ख़ासकर डोनर की काफ़ी कमी होती है क्योंकि गर्मी होती है, लोग खून के एहतियात नहीं कर देते। तो उसमें बड़ा अहम पेश रफ्त है जो हर 3 या 2 महीने ब्लड देते हैं, वो हमारे लिए अहम होते हैं।
सरदार आफ्ताब से मैं गुजारिश करूंगा कि अलवसीले के हवाले से 1-2 गुजारिशात पेश करें आपकी तालियों की गूंज में। सरदार आफ्ताब बानी अलवसीले वेलफेयर अटैक, जी प्लीज क्लैपिंग होनी चाहिए आप। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे हम लोगों का। हम मैम थैंक यू सो मच कि आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पे आज। हम लोग बेसिकली एक ब्लड ऑर्गेनाइजेशन है। आप में से मैरिड कितने लोग हैं? काइंडली हाथ खड़ा कर दें ज़रा। माशाल्लाह सारे ही ऑलमोस्ट मैरिड हैं। तो लाइक आप में से किसी को कभी ब्लड लगा है? आपको लगा, आप सबको लगा। लाइक आप तो हॉस्पिटल में लाइक लेटे हुए थे, ठीक है, बट आपके जो बाहर हस्बैंड या भाइयों ने कितनी मुश्किल पेश आई होगी जब आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ी होगी। ऐसा ही है ना? तो उसी सिलसिले में लाइक हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की भी, किसी तरह हमारी बहनों की माओं की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो वो प्रॉब्लम तो सबसे पहले आप लोग खुद ख़त्म कर सकते हैं। लाइक आई हैव 3 किड्स। सबसे पहले तो जब आप लोग होते हैं प्रेग्नेंट तो आप लोग खाना पीना ही छोड़ देते हैं। लाइक हमारा दिल नहीं कर रहा, हमें वोमिट आ रही है, ठीक है। तो अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर आपके ब्लड की कमी तो होनी है आप सबकी। तो इन दी एंड फिर आपके घर वालों को परेशानी होनी है। फिर हमारी जैसी ऑर्गेनाइजेशन के वो लोग पीछे भागना शुरू कर देते हैं कि एंड टाइम पे डॉक्टर ने कह दिया 2 यूनिट ब्लड के अरेंज करें, जो कि बहुत मुश्किल है। तो इस सिलसिले में बचने के लिए लाइक हम लोग आपके पास आए हैं भी। अगर आप लोग अपना ख्याल खुद करें, अगर आप लोग अपना डाइट प्लान अच्छा कर लें तो आप लोगों को ब्लड की ज़रूरत ही नहीं पड़नी। अगर आप 6 मंथ से ही अपना CP लेवल करा लें, कंप्लीट ब्लड पिक्चर, तो लाइक आपको एक आइडिया होता रहता है भी मेरा अभी HP लेवल 11 है, 7 मंथ में 8 हो जाएगा या 7 हो जाएगा। तो आप अपना डाइट प्लान अच्छा करें ताकि आपको इन दी एंड ब्लड की ज़रूरत ना पड़े। हम तो बेसिकली जो काम कर रहे हैं वो थैलेसीमिया के बच्चों पे कर रहे हैं। वो ऐसे बच्चे हैं जिनको लाइक महीने में 1-2 बार ब्लड लगता ही लगता है। अब मैंने डोनेट कर दिया ब्लड, मैं दोबारा 3 महीने ब्लड डोनेट नहीं कर सकता। तो एक बच्चे के लिए मुझे 1 मंथ में 6 डोनर चाहिए। आपके पास आने का जो मेरा मकसद है, देखें मेरी मिसेस अगर कहीं जाती हैं, कहीं लिंक आउट करती हैं, तो सबसे पहले उस चीज़ को मैं खुद ज्वाइन करूँगा, क्योंकि वहाँ पे मेरी मिसेस ने उस चीज़ को ज्वाइन किया है। तो आप माशाल्लाह 40-50 टीचर्स बैठे हैं यहाँ पे, आपके भाई, आपके फादर, आपके कज़न्स। आप लोगों के पास आने का मेन मकसद मेरा स्पेशली ये है भी आप लोगों की फैमिली में से हमें डोनर चाहिए। देखें ब्लड आप लोगों को जिनको लगा है ना, उन्हें इस चीज़ का बहुत अच्छे से एहसास है भी ब्लड अगर ज़रूरत पड़ता है तो बंदे पे क्या फीलिंग आती है। उस टाइम पे अरेंज नहीं हो रहा तो वो अरेंज करने के लिए भी कोई बंदा ही ब्लड देगा। लाइक फैक्ट्री तो है नहीं कहीं से भी आपको अरेंज करके दे दें। तो हमें बेसिकली डोनर चाहिए, आप सब लोगों का साथ चाहिए। मैम तो ऑलरेडी हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रही हैं। जब मैंने कोई मैसेज किया है मैम ने मुझे कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया। बट मैम अब ब्लड तो दे नहीं सकते हमें, ब्लड तो इवन आप लोग भी नहीं दे सकते, बट आपके भाई, आपके फादर, आपके हस्बैंड कोई तो ऐसा होगा जो ब्लड डोनेट कर सके। तो यहाँ पे आने का मेन मकसद ये है कि हम लोगों को मज़ीद डोनर चाहिए। आप देखें अवेयरनेस नहीं है, हम इसीलिए अवेयरनेस एक छोटा सा सेशन करने आए हैं। मुझसे ज़्यादा अच्छा ये भाई लोग खोल के आपको समझा सकते हैं। मुझे जो समझ आता है मैं समझा रहा हूँ, आप लोगों को नहीं समझ आया ना। तो चलिए इंशाल्लाह आप लोगों को एक फॉर्म दे देंगे हम। अगर जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है, हमें ज्वाइन करने के बाद आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि हम बातें नहीं कर सकते, काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जन्नत काम से मिलती है, बातों से तो मिलती नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। आपका मतलब है मुझे नहीं मिलने वाली। चलें, अच्छा मैं समझ सकता हूँ आपकी मजबूरी मैडम। आधा घंटा वो था और आधा घंटा ये गुजर गया, पेशेंट तो आपका चला जाएगा। अच्छा मैडम का पेशेंट वहाँ बैठा हुआ था, लेकिन ये इनकी मेहरबानी है बग़ैर किसी फ़ीस के। बेसिकली अलवसीला का पार्ट है डॉक्टर मुनज़्ज़ा हमीद, स्पेशलिस्ट हैं फिज़ियोथेरापिस्ट की। मैं बग़ैर किसी वक्त लिए मैं उनको बुलाता हूँ, वो आपको टिप्स बताएंगी। बेसिकली ख़ासकर टीचर जो होती हैं वो सारा दिन पढ़ाती हैं, उनके पढ़ाने का काम होता है, फिर पट्टों में दर्द तो उठने बैठने में तकलीफ़, तो उनके हवाले से कुछ टिप्स भी आपको बताएंगी और उसके इलाज के लिए जो भी मामलात होते हैं वो भी आपको बताएंगी। डॉक्टर मुनज़्ज़ा हमीद साहबा को मैं दावत देता हूँ आपकी तालियों की गूंज में कि वो आएँ और अपने कीमती आरा से आपको आगाह करें। मैडम प्लीज़।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मुनज़्ज़ा हमीद और इस वक्त मैं मरियम हॉस्पिटल में एज ए फ़िज़ियोथेरेपिस्ट काम कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि फ़िज़ियोथेरेपी क्या है? कोई बता सकते हैं यहाँ पे फ़िज़ियोथेरेपी उसके क्या सुनते ही वर्ड उसके माइंड में क्या आता है? एनीवन? ठीक है, और सिर्फ एक्सरसाइज, मसाज और कुछ? ठीक है, चलिए आज मैं आपको बताती हूँ फिजियोथेरेपी बेसिकली है क्या। प्रिजर्व, इन्हांस और रिस्टोर, जो आपके बॉडी के मसल्स और जॉइंट्स के फंक्शंस को जो इम्पेयर्ड हो जाते हैं उनको प्रिजर्व भी करती है, इन्हांस भी करती है, रिस्टोर भी करती है। बट कैसे? सिर्फ एक्सरसाइजेज और मसाज फिजियो में नहीं आती। हमारे यहाँ पे मैंने काफ़ी देखा है, काफ़ी मेरे जब पेशेंट्स से इनकाउंटर हुआ है तो मैंने ये चीज़ देखी है कि पेशेंट्स को लगता है कि सिर्फ एक्सरसाइज ही आती है फिजियोथेरेपी में, जबकि बिल्कुल एक ये कह लें कि रॉन्ग कॉन्सेप्ट तो नहीं कहूँगी, लेकिन उसका एक पार्ट ही है एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले क्या होता है? इलेक्ट्रोथेरेपी होती है हमारे पास, ठीक है, जिससे डिफरेंट मोडालिटीज़ वगैरह यूज़ करके आप पेशेंट को पहले उसका पेन और स्वेलिंग रिलीव करते हैं, उसके बाद जाके एक्सरसाइज आती है। एक्सरसाइज बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ को आपकी मसल्स के लिए स्ट्रेंथ के लिए अच्छी होती है। और यहाँ पे हमें काफ़ी मैंने ये भी देखा है कि लोगों को नहीं पता कि फिजियोथेरेपी ट्रीट किन किन चीज़ों को करती है। यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि हमें जो बीमारी होती है हमें नहीं पता हमने किस डॉक्टर के पास जाना है, और आगे वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास आपको रिकमेंड करेंगे या नहीं ये भी हमें नहीं पता। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपने अपनी बीमारी के लिए किस डॉक्टर के पास जाना है। अब यहाँ पे हमारे पास शैटिका है, डिस्क बल्ज है, मोरो का और भी मसले मसाइल है, कमर का दर्द हो गया, इस तरह गेंठिया वगैरह, ये जितनी भी बीमारी हैं ये सब फिजियोथेरेपी की डोमेन में इंक्लूड होती हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जिसको भी कमर का दर्द होगा वो ऑर्थोपेडिक के पास या न्यूरोसर्जन के पास चला जाएगा। हालांकि न्यूरोफिजिशियन के पास जाना चाहिए, लेकिन न्यूरोसर्जन के पास जाके वो आपको सर्जरी रिकमेंड कर देगा, जो कि एक स्पाइन की सर्जरी करना एक बहुत बड़े खतरे की चीज़ है, ये आप सब जानते हैं। फिजियोथेरेपी से आप सर्जरी से बच जाते हो। ये चीज़ आप अगर आपका एक्यूट नहीं, आपका थोड़ा सा माइल्ड सी सिचुएशन है, एक्यूट सिचुएशन है, क्रॉनिक अभी तक नहीं पहुंची, आप आपकी बीमारी सर्जरी से बच सकती है। कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो हमारी बॉडी खुद बना दी है उनके इलाज नहीं होता, लेकिन थेरेपी के थ्रू आप उसको काफ़ी हद तक आप कम कर सकते हो। इसमें हमारे पास गेंठिया आता है, ठीक है। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि हमने अपना इलाज दवाइयों के ज़रिए करना है या फिर हमने बगैर दवाइयों के इलेक्ट्रोथेरेपी से और एक्सरसाइज से करना है, क्योंकि दवाइयाँ आपके मैदे को कितना ख़राब करती हैं ये भी आप सब जानते हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब आपको कोई बीमारी वगैरह या इस तरह का कोई भी मसला हो तो सबसे पहले ये जानिए कि आपने किस डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। उसके बाद आप फर्दर स्टेप लें। और मेरी आप सबसे गुजारिश है इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा। और ये फीमेल टीचर्स जो ज़्यादा देर खड़ी रहती हैं, इनकी कमर में दर्द होता है, और ये जितने भी सारे मसले मसाइल ये सारे फिजियोथेरेपी के डोमेन में आते हैं और आप उनसे ट्रीट करवा सकती हैं, ठीक है। मैंने तो वैसे खैर लंबी चौड़ी स्पीच सोची थी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम कम है, मेरे पेशेंट्स उधर वेट कर रहे हैं तो मुझे जाना होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। एक अहम सवाल था जो छोड़ के आप जा रही हैं। अक्सर औकात लोगों के जहन में सवाल होता है कि फिजियोथेरापिस्ट महंगे बड़े होते हैं, ये सवाल मैडम ने भी उठाया, उसका आगे जवाब दे दें। नहीं, मैंने अब बाकी फिजियोथेरेपिस्ट की निस्बत मैंने अपने चार्जेस अपने सारा कुछ बहुत ही कम रखा हुआ है कंपैरेटिवली। स्टार्ट में मेरी जो फीस थी वो 300 थी जब मैंने अटैक में आई थी आज से 2 साल पहले, और अभी मेरी 700 है, जो कि स्टिल पूरे अटैक में बहुत ही कम है। और इसमें भी काफ़ी पेशेंट्स को कंसेशन हो जाता है। तो वो डॉक्टर्स जो आपको बहुत लंबा चौड़ा सेशन लेके जाते हैं, मेरा कभी भी लंबा चौड़ा सेशन नहीं होता। ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो भी डेज, अगर आपकी ऑपरेट नहीं हुआ या फिर आपकी बीमारी सालों पुरानी नहीं है तो आपकी जो भी मसला मसाइल है ना वो मैक्सिमम 7 डेज में ठीक हो जाता है। मरियम हॉस्पिटल। हाँ ठीक है, चलिए एक टिप मैं आपको देती हूँ। आपकी जो ज़्यादा देर आप लोग खड़े रहते हैं तो आपकी लोअर बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है, ऐसा ही है।
तो मेरा सबसे ये कहना है कि आपका जो लॉन्ग ड्यूरेशन का खड़े होने वाला पीरियड है ना, उसको आप लैप्स में करें। अगर आप 10 मिनट्स खड़ी हैं तो 10 मिनट्स के बाद आप एक मिनट बैठ जाएँ। अपना बॉडी पोस्चर सीधा रखें। तो स्लाउच पोस्चर जो है ये आपकी कमर में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट करता है, आपकी अपर बैक में जॉइंट लॉक हो जाते हैं। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखें। और झुकने का तरीका ये हम सब का बहुत गलत है। ये जैसे हम झुक के चीज़ उठाते हैं ना, इससे कमर का दर्द सबसे ज़्यादा निकलता है। और ये कमर का दर्द इसको हम स्टार्ट में इग्नोर करते हैं और आगे जाके मोरों का मसला बन जाता है। तो मेरी आपसे सिर्फ गुजारिश है कि छोटी सी छोटी चीज़, इवन की सुई भी अगर गिरी हुई है तो अगर आप उसको उठाने पड़ते हैं तो कोशिश करें आप बैठ के उठाएं, झुके मत। झुक के वेट बिल्कुल भी ना उठाएं। ठीक हो गया? इस और किसी का कोई क्वेश्चन? CP चाइल्ड्स अच्छा, फिजियोथेरेपी में ना आगे जिस तरह MBBS के बाद आप FCPS करते स्पेशलाइजेशंस आती हैं, ठीक है। जो CP चाइल्ड है ना, उसकी एक अलग से स्पेशलाइजेशन डोमेन आती है। ऑर्थोपेडिक की अलग से आती है, मस्कुलर स्केलेटल अलग आती है। अब जो मेरी जो कमांड है वो मस्कुलर स्केलेटल ऑर्थोपेडिक में है, लेकिन CP चाइल्ड भी कुछ पॉइंट तक मैं डील कर लेती हूँ। तो यस 700 में योगा, इससे ज़्यादा नहीं होते। ध्यान डेली करना है। इसमें फिजियोथेरेपी हर किस्म की थेरेपी आ जाती है एक्सेप्ट फॉर कपिंग। अच्छा, जो वसीला को ब्लड डोनेट करेगा उसके लिए कोई उनको 10% डिस्काउंट बस नहीं कर सकते। 50% आप एक दफ़ा ऐसे करें ना, सारे थेरेपिस्ट के पास जाए ना, ज़रा फिर मुझे बताइएगा ज़रूर। चले उनका नाम क्या था? मैडम को प्रॉब्लम है उनको, आपसे आपकी फीस मैं दे दूंगा। अगर चले 50% आपको मैं कर दूंगी। आपकी फीस हम कर देंगे, आप वसीला पे करेगा तो साहब बड़ा अच्छा नहीं, यहाँ पे आने का मकसद बेसिकली यही है कि टीचर ज़्यादा टाइम खड़ी रहती हैं काम करते हुए, हम नहीं कर सकते ऐसी नहीं बात है। और फिर वो आपके जहन पे एक दौर भी होता है, शोर शराब चल रहा है, मैडम की जल्द तेज बातें भी आपसे नहीं होगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बंदा जहनी तौर पर भी थक जाता है ना। आपके घरों में भी काफ़ी सब पेशेंट्स होंगे, आपकी मदर होती हैं, मदर इन लॉज होती हैं, उनको भी बीमारी होती हैं, तो आप उनको भी लेके आ सकते हैं। ज़्यादा अच्छी बात है, दवाइयों से आपके मेदर खराब होने वाली बात है। बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है आपके स्टमक पे। ये जो मस्कुलर रिलैक्सेशंस होती हैं बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। हमारी बॉडी में सबसे सेंसिटिव हिस्सा हमारा स्टमक है, और आपके जितना खराब स्टमक होता है उतनी आपकी स्किन खराब होती है। सो दवाइयों को बाय बाय करें और फिजियोथेरेपी की तरफ थोड़ा आएँ। अच्छा मैडम एक क्वेश्चन, हर चीज़ के लिए लोग पेन किलर लेते हैं, क्यों? वो ठीक है? ये मेरा सवाल है। हम पेन किलर लेंगे तो हम ठीक होंगे। डॉक्टर सबको लगता है कि हमें दवाई मिलेगी तो हम ठीक होंगे, ये कंपल्सरी नहीं है। मेरे पास जो सीवियर केसेस होते हैं ना, जिनको पता चल रहा होता है कि यार इनको मेडिकेशंस के बगैर आराम नहीं आएगा, तब तक उनको पेन किलर रिकमेंड नहीं करती मैं। कुछ ऑर्नामेंट्स से क्रीम वगैरह ऐसी होती हैं जो अब वोल्टॉल वगैरह तो बिल्कुल ही मतलब उनका कोई रिजल्ट नहीं, आप उनको लगाओ तो उनको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ मार्केट में है ऐसी जिनको यूज़ करने से उनका इफेक्टिव रिजल्ट है, या तो वो मैं रिकमेंड कर देती हूँ, या फिर बहुत लो पोटेंसी की कोई एक अदद पेन किलर कह देती हूँ। पेन किलर का सबसे बड़ा जो आपके स्टमक को ख़राब करती है, सर ये आपको एसिडिटी बहुत होती है, आपकी डाइजेशन में मसला करती है, आपको एसिड रिफ्लक्स भी होते हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं। किडनी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, जो हमारे स्टीरॉइड्स वगैरह अक्सर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स के लिए डॉक्टर स्टीरॉइड्स देते हैं। स्टीरॉइड्स का अगर कोर्स आपका ठीक ना हो तो आपका किडनी और आपका स्टमक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मेरे पास 2-3 पेशेंट्स ऐसे भी आ चुके हुए हैं जिनकी किडनी की जो वर्किंग है ना, एक किडनी तो 0% हो गई हुई थी और एक सिर्फ 30% वर्क कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ स्टीरॉइड की इंटेक से, और उनकी स्टीरॉइड की इंटेक रोकी नहीं गई थी। जी बिल्कुल, डायबिटीज़ के लिए भी है हमारे पास इलाज, बिल्कुल है। लेज़र थेरेपी से बहुत ज़्यादा असर पड़ता है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए।
क्योंकि उनकी जो हाथ पाँव में पेन होती है उनको हम हीट नहीं प्रोवाइड कर सकते, हीटिंग से उनको पिंचिंग सी होती है, पेन होती है, अनकंफर्टेबल होते हैं। जबकि लेज़र थेरेपी एक कोल्ड थेरेपी में आती है जिससे आपकी पेन भी ठीक हो जाती है और आपको हीटिंग वाला इशू भी नहीं आता। अब जा सकती हैं? सॉरी, हाँ, बिल्कुल। अगर तो ये सारी बीमारी जो सर्जरीज में आती हैं, ये आपकी अगर एक्यूट या माइल्ड स्टेज पे है, इनिशियली आपकी डायग्नोस हो चुकी है, तो फिजियोथेरेपी के थ्रू ये इतनी आपकी मैनेजेबल हो जाती है कि आपकी सर्जरी तक बात ना आ जाए। ठीक है, तो सारी इसमें आती हैं, इंक्लूड होती हैं। ठीक है, डिपेंड्स, सेम सिचुएशन। अगर तो वो आपकी इनिशियल स्टेजेस हैं तो वो क्योरेबल है। ठीक है, इसके अलावा जी बिल्कुल है, क्योंकि CTS की ना ऑर्थोपेडिक की बाकी सारी सर्जरीज तो 100% क्योरेबल है, लेकिन CTS एक ऐसी है जिससे स्पाइन में इस तरह होता है ना कि आपकी 100% रिजल्ट नहीं आता, CTS पे भी 100% रिजल्ट नहीं आता, वो नहीं ठीक हो सकती। सो हाँ, फिजियोथेरेपी के थ्रू आपकी इतनी मैनेजेबल हो जाती है कि आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, बस बिल्कुल है। स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी रहती हैं। अगर आप स्ट्रेचिंग डेली बेस पे करें आपके मसल स्टिफ नहीं होंगे। सॉरी, बिल्कुल, ये भी फिजियोथेरेपी में इंक्लूड होती है। अब हाथ पाँव नम होने की बहुत सारी रीजंस होती हैं। नॉर्मली अगर मैं अपना हाथ थोड़ी देर यहाँ पे यूँ रखूँगी ना, मेरा हाथ यहाँ से ये सारा बाजू नम होने लग जाएगा। ये नॉर्मल सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ से मेरी वेन पास हो रही होती है। अगर इसके अलावा कोई सिचुएशन आती है तो पहले आपकी हिस्ट्री देखते हैं कि आपकी हिस्ट्री में कोई फॉल, कोई एक्सीडेंट, कोई ट्रॉमा तो नहीं है, या फिर आपकी अगर मस्कुलर वीकनेस भी है ना आप में, तो आपके हाथ पाँव नम होने लग जाते हैं। अगर विटामिन डेफिशिएंसी है तब भी नम होते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी हिस्ट्री पे। जी, ब्लड थिक होना एक डिजीज़ होती है, वो आपको पहले मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास आना पड़ेगा। अगर ब्लड थिकनेस से आपसे और कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, विटामिन डेफिशिएंसी भी साथ हो रही है, साथ आपकी मस्कुलर फटीग हो रही है, वीकनेस हो रही है, तो हाँ, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आप 3-4 दफ़ा अपलोड कराई हैं, आपने सवालात के जवाब दिए। हालांकि पेशेंट भी इनके बैठे हैं वहाँ पे, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है फिजियोथेरापिस्ट का, बिकॉज आपकी एक रग अगर गलत भी दब गई तो गया आपका काम, तो इसलिए इनका बड़ा मुश्किल काम होता है। हमारे वॉलंटियर्स हैं, बड़े अच्छे टीम का हिस्सा हैं। इमरान मानी भाई एक अच्छे यूट्यूबर भी हैं और बड़ी अच्छी स्टोरीज भी इस पर बनाते हैं। ख़ासकर रावलपिंडी इस्लामाबाद में हमारा जब भी जमीला फाउंडेशन, जमीला सुल्ताना फाउंडेशन की जानिब से कोई भी ब्लड कैंप होता है, हर मौसम में, हर वक्त में, तो ये हमारे साथ होते हैं। इमरान मानी भाई कुछ कहना चाहते हैं ब्लड अलवसीला वेलफेयर के हवाले से। उसके बाद डॉक्टर इकरा जो मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उनको आपके सामने पेश करेंगे, उनसे भी आप सवालात कर सकते हैं। मैं आपके तालियों की गूंज में बुलाता हूँ इमरान मानी भाई, प्लीज़। करीम भाई, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि मैंने 1 साल पहले अलवसीला को एज़ वॉलंटियर ज्वाइन किया था एज़ ए ब्लड डोनर, बट जब इनके साथ अटैच हुआ और एक कारवां के साथ हम चले तो मुझे एहसास हुआ कि हमारे अटक सिटी में ये एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो बहुत अच्छा काम कर रही है, और मुझे इनके साथ एज़ वॉलंटियर चलते हुए तकरीबन 1 साल हो गया, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक बहुत अच्छी जगह पे आया। आई एम नॉट अ वेरी गुड स्पीकर एट ऑल, बट मुझे आज दोस्तों और भाइयों ने कहा कि आप भी कुछ अपने अल्फाज शेयर करें, तो लेट मी ट्राई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एक बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि अगर ब्लड डोनेट किया जाएगा तो आपकी बॉडी में आप कुछ वीकनेस हो जाएगी, आपकी ब्लड डेफिशिएंसी हो सकती है। तो इस चीज़ को सबसे पहले तो ठीक करने की ज़रूरत है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरह एक जिम जाने वाला कोई भी बॉडी बिल्डर है, कोई हमारी फीमेल्स भी हैं जो जिम जाती हैं, हम अपनी एनर्जी वहाँ पे यूटिलाइज़ करते हैं, कैलोरीज बर्न करते हैं, इससे हरगिज़ हमारी बॉडी में कोई वीकनेस नहीं होती।
बल्कि हम पहले से ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं, हम पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी डेली लाइफ को गुजार सकते हैं। इसी तरह जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारी बॉडी में जो पुराना खून होता है, जो काफ़ी टाइम से जिसमें फासिद मादे भी शामिल हो चुके होते हैं, वो ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला का निज़ाम है, कुदरती तौर पे उसमें से वो सारी मामलात ठीक हो जाते हैं और हमारा जो दोबारा खून बनता है वो पहले से ज़्यादा फ्रेश और क्वालिटी ब्लड होता है। तो ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ब्लड डोनेशन से किसी किस्म की कोई वीकनेस नहीं होती। और हाँ, ये एक बहुत बड़ा अमल है। हम लोग अपने आस पड़ोस में या किसी गरीब को खाना खिलाने को तो एक बहुत अच्छा अमल समझते हैं, बिलाशुबा वो बहुत अच्छा अमल है। किसी को अगर आप एक वक्त का खाना खिला देते हैं या उसकी कोई मदद कर देते हैं, तो इसी तरह जो ब्लड डोनेशन के हवाले से अगर हम किसी की जान बचाते हैं, जैसे कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, तर्जुमा है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। ब्लड डोनेट करने से अगर किसी की सांसें बहाल हो जाती हैं, स्पेशली जैसे अलवसीला टीम काम कर रही है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए। थैलेसीमिया के बच्चे वो बच्चे हैं जिनको मंथ में सेवरल टाइम्स जो होता है ब्लड की ज़रूरत होती है। अगर उनकी जान बच जाती है, उनके घर के चिराग रोशन रहते हैं, तो ये बिलाशुबा बहुत बड़ा सदका है और इस पे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहुत अजर व सवाब अता करते हैं। अलवसीला के हवाले से कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। अलवसीला टीम और ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ थैलेसीमिया के बच्चों को लेकर नहीं चल रही, बल्कि हमारे माशरे में जो नीडी पीपल हैं, जिन्हें राशन की ज़रूरत है, जिनके और मसाइल हैं, जो अपना मेडिकल चेकअप वगैरह नहीं करवा सकते, वेरीफाई केस करने के बाद हम लोग उन्हें भी लेकर चलते हैं। मुझे इस 1 साल के सफ़र में वॉलंटियर से स्टार्ट करने के बाद आज मुझे अलवसीला का एक अच्छा मेंबर और जो CEO हैं, इन्होंने मुझे प्रेसिडेंट बना दिया है। सिर्फ उसमें ये वजह थी कि मैं जब भी मुझे फ़ील हुआ कि कोई जगह है, कोई काम है जहाँ पे मेरी ज़रूरत है, तो मैं पेश रहा। मेरा मकसद सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना था। और बात जहाँ से मैंने शुरू की वहीं पे मैं साथ जोड़ता हूँ कि अलवसीला नीडी पीपल को राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अलवसीला बेसहारा लड़कियों की शादी में अपना सपोर्ट दे रहे हैं। अलवसीला गरीब बच्चों के लिए मेडिकल की सहूलियात दे रहे हैं। आप लोग चाहें तो हमारा फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन करें जहाँ पे हमारी एक्टिविटीज़ अप टू डेट होती रहती हैं। और इंशाल्लाह ये एक बहुत अच्छा कॉज है, हम इसे लेकर चल रहे हैं। मुझे तो आज सडन पता चला, बल्कि लास्ट नाइट बताया गया कि यहाँ आना है, और मेरी कुछ एक्टिविटीज़ भी थी, उसके बावजूद मैंने कोशिश की कि मैं आके कुछ ना कुछ कह सकूँ। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें मौका दिया। और ब्लड डोनेशन के हवाले से ज़रूर थोड़ा सा स्टडी करें, चेक करें। आप लोग तो फीमेल्स हैं, मगर डेफिनेटली आप लोगों की फैमिलीज़ में मेल हैं जिन्हें आपने अगर उन्हें आप करेज करेंगे तो इंशाल्लाह वो आगे आएंगे। थैंक यू सो मच।